Good morning, dear viewers and my dear students. So, myself is Mohammad Hussain, lecturer in environmental science from Government Higher Secondary School, Akchabal. Dear students, last time we had discussed the sources of solid waste. सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट में हमने कुछ खास इंपॉर्टेंट सोर्सेज डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट सोर्स था दैट वाज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग. इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग. Third important source is agriculture. Agricultural activities. So हमने ये तीन important sources already discuss किया है. आज हम कुछ और सोर्सेस डिस्कस करेंगे और इसके इम्पैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, राइट. सो जो चौथा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट है वो है बायोमेडिकल वेस्ट. बायोमेडिकल वेस्ट. बायोमेडिकल वेस्ट, राइट. तो बायोमेडिकल वेस्ट जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेस्ट जनरेट होते हैं, ख़ास तौर पर हॉस्पिटल, क्लिनिक्स या बायोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज एट्सेट्रा. इनके आसपास जो वेस्ट जनरेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, वे कॉल्ड एज बायोमेडिकल वेस्ट. लाइक द अदर सॉलिड वेस्ट, दिस पर्टिकुलर वेस्ट हैज़ आल्सो अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. इसको पर्टिकुलरली जो बायोमेडिकल वेस्ट है, ख़ास तरीके से इसको हैंडलिंग करना बहुत ज़रूरी है. इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, बायोमेडिकल वेस्ट इस सबसे इंपॉर्टेंट खूबी ये है कि they have some infectious agent. बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट है, ख़ास तौर पर जब वहाँ पर बहुत सारे बीमारियों के ट्रीटमेंट होते हैं, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस द वेरियस organisms that cause the various disease may get contaminated this biomedical waste. So इसलिए इसको स्पेशल तरीके से हैंडलिंग करना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट को हमने कुछ ख़ास प्रॉपर तरीके से इसको यानी मैनेजमेंट किया जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होते हैं, इसको हम कलर कोड्स के ज़रिए हम इस वेस्ट का डिस्पोजल किया जाते हैं. कलर कोड में क्या होते हैं कि जैसे हमारे पास एक कलर कोड जो प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, इसमें एक हमारे पास होते हैं रेड कलर प्लास्टिक बैग्स, जिसके अंदर ख़ास तौर पर वो वेस्ट यानी कलेक्ट किया जाते हैं जिसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट्स होते हैं. ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट्स.
रेड कलर कोड जो है ख़ास तौर पर वो पार्ट्स जो ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट्स होते हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा एक कलर कोड होते हैं येलो कलर कोड। ये भी एक प्लास्टिक बैग होते हैं जिसके अंदर हम ख़ास तौर पर एनिमल एनाटॉमिकल पार्ट, इसके अलावा जो नॉन इन्फेक्टेड इक्विपमेंट्स का डिस्पोजल यहाँ पर होते हैं। और एक हमारे पास होते हैं इवन इन्फेक्टेड। थर्ड हमारे पास होते हैं ब्लू कलर कोडेड प्लास्टिक बैग्स जिसके अंदर यानी नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट इसमें कलेक्ट किया जाते हैं, राइट। तो बायोमेडिकल वेस्ट जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा कि इसके अंदर जो इन्फेक्शियस पार्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ टाइम जब हम इस बायोमेडिकल वेस्ट के साथ एक्सपोज्ड होते हैं, ख़ासतौर पर जहाँ वेरियस डिजीज़ की ट्रीटमेंट होते हैं, उस इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन जो है वो ज़्यादा इसके अंदर चांसेस रहते हैं। थर्ड, बायोमेडिकल वेस्ट के बाद हमारे पास और एक इम्पोर्टेंट वेस्ट जो होते हैं वो है रेडियो वेस्ट। रेडियो वेस्ट या रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी कुछ ख़ास प्रैक्टिसेस के दौरान या ख़ास तौर पर जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वहाँ जो वेस्ट जनरेट होते हैं जिसमें जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो वेस्ट जनरेट होते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं हमारे लिए। जैसे यूरेनियम है, जैसे आप सब जानते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में ऑलवेज इमिट दी रेडिएशंस इन द सराउंडिंग्स जो दैट हैज़ अ पोटेंशियल टू स्पेशली हेल्थ हैज़र्ड्स, जिसमें जीन म्यूटेशन करा सकते हैं या बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ या डिफॉर्मिटीज़ जो है पैदा कर सकते हैं जब हम किसी ऐसे रेडिएशन के साथ एक्सपोज होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट्स के अलावा कुछ दूसरे लोकल लेवल पे इसकी सोर्सेज बनते हैं, लाइक द लेबोरेटरीज, और रिसर्च सेंटर्स। तो इस तरह की वेस्ट की प्रॉपर यानी हैंडलिंग करना, मैनेज करना भी इम्पोर्टेंट है। सो दीज वर सम इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ द सॉलिड वेस्ट। नाउ वी आर डिस्कसिंग द impact of solid waste. Impact of solid waste. So इसके बहुत सारे हैज़र्ड्स हैं, बहुत सारे इसके इम्पैक्ट्स ख़ास तौर पर दो चीज़ों पे। वन इज़ द
ह्यूमन हेल्थ और इसका दूसरा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है ऑन द इन्वायरमेंट। सो इन दो हेडिंग्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन हेल्थ पे सॉलिड वेस्ट के क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ पे जो वेस्ट का इम्पैक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट कि वो यानी जो विक्टिम्स, ख़ासतौर पर जो फील्ड वर्कर्स होते हैं, फील्ड वर्कर्स जो पर्टिकुलरली इस वेस्ट के साथ डील करते हैं, उस पे ज़्यादा उसका बुरा असरात होते हैं। इसके अलावा द रेक पिकर्स और द पीपल they may get contact with, or they may leave, the people may live around these waste sources, around the waste। तो इन पे ज़्यादा हेल्थ इसके असरात रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेल्थ हैज़र्ड्स है, इसमें इनहेलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, इनहेलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, और वी कैन से केमिकल पॉइजनिंग, chemical poisoning, राइट। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वेस्ट के अंदर बहुत सारे जो है हैज़ार्डस केमिकल्स हो सकते हैं जो वोलेटाइल फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी इनहेलेशन जो है ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इसके अलावा देयर आर सम कैंसर काजिंग सब्सटेंसेस। कैंसर में भी द अनदर इम्पैक्ट, ख़ासतौर पर स्किन कैंसर्स जो है इस तरह के एक्सपोजर से हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो फॉल स्मेल है, फॉल स्मेल जो कि किसी भी पर्सन के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव द इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पे जैसे कि हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है जो हीप सॉलिड वेस्ट का वहाँ पर बनते हैं, सॉलिड वेस्ट के जो हीप बन जाते हैं, दैट क्रिएट्स, दैट डिस्ट्रॉय द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द एरिया, एस्थेटिक वैल्यू, यानी जहाँ ये वेस्ट हम डंप करते हैं वहाँ के जो ब्यूटीफुल जो व्यू है या सीन है वो डिस्ट्रॉय करते हैं कहीं भी हम जब इस वेस्ट को डंप कर जाते हैं। सेकंड इसके इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ये रहता है कि इट कैन cause environmental pollution, environmental pollution, जिसमें आपका वाटर पोल्यूशन both the surface and groundwater, surface water pollution and groundwater pollution. Groundwater pollution, right? जैसे जहाँ पर ये वेस्ट डंप किया जाते हैं ड्यूरिंग दी रेनिंग सीजन, ख़ास तौर पर
रेनी सीजन में वहाँ पर जो लीचिएट्स बन जाते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैलेंज फॉर द वाटर पोल्यूशन। लीचिएट्स जो है जब रेन के सीज़न में उस वेस्ट पे पड़ जाते हैं तो वहाँ जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट है, इवन ऑर्गेनिक वेस्ट, ये आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल्स पे यानी बनते हैं और इनऑर्गेनिक वेस्ट भी वहाँ जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक मेटल्स, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे पानी के साथ, रेन वाटर के साथ आगे बहना शुरू कर जाते हैं, दे गेट फाइनली इंटर्स इनटू एनी वाटर बॉडी, यानी सरफेस वाटर बॉडी पे एंटर होना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स द सेम थिंग गेट सीप्ड विद इन दी, जब ख़ासतौर पर जहाँ हम लैंड फील्ड्स बनाए जाते हैं इन वेस्ट को डंप करने के लिए, तो वहाँ ये चीज़ लीचिएट्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। ये सीप होके ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूशन कर सकते हैं। तो ग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर पोल्यूशन जो है यहाँ पर यानी हो सकते हैं जहाँ इस तरह की वेस्ट का यानी डंप किया जाते हैं। इसके बाद जैसे जैसे ये वेस्ट का डिकम्पोजिशन होते हैं, एयर पोल्यूशन जो है इसका दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है। एयर पोल्यूशन यानी जैसे जैसे वेस्ट डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे, कुछ खास हार्मफुल बाय प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल जब ये हीप डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, इसमें से हार्मफुल गैसेस जैसे मीथेन जैसे हार्मफुल गैसेस, या इवन सम ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड भी वहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की गैसेस जो है ज़्यादा मकदार में उन डंपिंग साइट से बनते हैं जो फाइनली इंटर कर जाते हैं इन द एयर, सो इट कैन कॉज द एयर पोल्यूशन आल्सो, एंड आल्सो द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल क्लाइमेट को चेंज करने का भी पोटेंशियल्स रखते हैं। ये सिर्फ वाटर को ही या एयर को ही पोल्यूशन नहीं करते हैं, बल्कि इट मे कॉज आल्सो द लैंड पोल्यूशन, आल्सो द सॉइल पोल्यूशन, है ना। यहाँ पर सॉइल पोल्यूशन भी, यानी बहुत सारे हैवी टॉक्सिक केमिकल्स जो है या टॉक्सिक मेटल्स या केमिकल जो है, कहीं ना कहीं से इसमें कुछ खास यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं, दे गेट इंटर इनटू फूड चेन में ये इंटर हो जाते हैं, या ये जो है इट कैन चेंज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिजिकल चेंज द फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सॉइल का चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। इसके अलावा जैसे हीप जो वेस्ट का जहाँ पर डंप कर जाते हैं, वो और भी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट इसकी होते हैं ये हीप के बनने से ख़ास तौर पर जो हमारे कुछ डिजीज़ेस ह्यूमंस में इंड्यूस करते हैं बाय सम वेक्टर्स लाइक दी फ्लीज और दी रेड्स। जहाँ ये हीप ज़्यादा जो डंप होते हैं वहाँ पर फ्लाइज का ब्रीडिंग ग्राउंड बनते हैं ख़ासतौर पर रेनी सीजन में, और रेड्स जो है ज़्यादातर इस तरह के साइट्स पे ज़्यादा विजिट करते हैं, और वहाँ जो पैथोजेंस को कैरी कर सकते हैं रेड्स। ये जो फ्लाइज है जैसे मॉस्किटोस है, यानी बहुत सारे डिजीज़, मॉस्किटो ख़ासतौर पर मलेरिया जैसी डिजीज़ जो है इंसान में एक दूसरे में ट्रांसमिट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनकी ब्रीडिंग ग्राउंड भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर इस तरह के सॉलिड वेस्ट का डंप किया जाते हैं।
So these are some impacts of solid waste. अब हम इसके डिस्पोजल और मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे. Disposal and management of solid waste. Disposal and management of solid waste. Solid wastes. Disposal and management of solid waste, जिसमें प्राइमरी पर्पस या एम ऑफ डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट होते हैं वो ये है कि वी हैव टू कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम द पीपल एंड कीप देम अवे, यानी वहाँ से हमें लोगों से जो वेस्ट जो जनरेट होते हैं, जो डिस्कार्डेड मटेरियल्स पीपल की एक्टिविटीज़ के द्वारा बनते हैं, उसको वहाँ से जमा करना और उसको उनसे दूर रखना. इट्स नॉट ओनली अवे फ्रॉम द पीपल बट ऑल्सो अवे फ्रॉम द इन्वायरमेंट. यानी इस तरह से इस वेस्ट को हम डिस्पोज करें या ट्रीट किया जाए जिससे इस वे से यानी ह्यूमंस का भी दूरी हो और साथ में इन्वायरमेंट के अंदर भी इसके एक्सपोज ना हो. इस तरह से हम इसकी डिस्पोजल और मैनेजमेंट किया जाते हैं. तो नॉर्मल हमारे पास कुछ खास इम्पोर्टेंट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस जो वर्ल्ड वाइड होते हैं, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस इस तरह से होते हैं. से फॉर एग्जांपल दो इम्पोर्टेंट मेथड्स जो हमारे डिस्पोजल वेस्ट डिस्पोजल कॉमनली प्रैक्टिस किया जाते हैं वो है ओपन बर्निंग and open dumping. Open burning and open dumping. Both practices are usually being practiced in many parts of the world, particularly under the developing countries. Developing nations के अंदर ये practices होते हैं. Both are unscientific, जिसमें हेल्थ के लिए भी that has a potential to cause health risks and also it can cause damage to environment also. तो चाहे वो ओपन बर्निंग हो या ओपन डंपिंग हो, बहुत सिचुएशन में ये इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा जा सकते हैं या हेल्थ के लिए भी हैजर्ड हो सकते हैं. सेकंड हमारे पास आम प्रैक्टिसेस होते हैं सी डंपिंग. सी डंपिंग हो, ओपन बर्निंग हो या ओपन डंपिंग, दीज आर ऑल द अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस जिसमें हम वेस्ट को कलेक्ट करते हैं. से फॉर एग्जांपल टाउन्स के अंदर या इवन सिटी बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर भी वेस्ट कलेक्शंस होते हैं. ख़ास पर्टिकुलर म्यूनिसिपल जो हमारे कमेटी होते हैं या डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके द्वारा वेस्ट को कलेक्ट किया जाते हैं. बहुत तरीके से स्ट्रीट टू स्ट्रीट कलेक्शन भी होते हैं या कहीं पे कम्युनिटी बीन्स के अंदर जो है वेस्ट को कलेक्ट किया जाते हैं. वहाँ से भी हम सॉलिड वेस्ट को कहीं किसी तरीके से कलेक्ट करते हैं और इसको या तो किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी ट्रेंचेस के अंदर जो है इसको ओपनली डंप करते हैं. जो कोस्टल एरियाज में लोग होते हैं वो डायरेक्टली इसको ओशंस के अंदर या सीज में इसको डंप किया जाता है. ऑल प्रैक्टिसेस आर अनसाइंटिफिक या इसकी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं हेल्थ के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी. कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्पोजल मेथड्स है जैसे लैंडफिल की भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें कुछ ओपन लैंडफिल्स होते हैं, कुछ कंट्रोल्ड लैंडफिल होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है सैनिटरी लैंडफिल. सैनिटरी लैंडफिल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव
और सिंपल और साइंटिफिक हो सकते हैं। इनफैक्ट वी हैव नॉट मोर टाइम, सो इस पार्ट को हम अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।